हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास माय क्यूटी पोटैटोस। एंड आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 2, जिसमें हम कुछ लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हाउ दे आर इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इतना कर लेना एंड यू विल बी गुड टू गो। लेकिन बिफोर दैट लेट मी टेल यू समथिंग। क्या मैं आपको बताने वाली हूँ? देखो, अगर आपको लगता है ना कि दैट यू आर टैलेंटेड, आप अपने सपने खुद पूरे कर सकते हो, अगर आपको ऐसा लगता है, डू यू थिंक कि आपको लगता है आप अपने सपने खुद पे जो नो पूरा कर सकते हो? आपको किसी से फोन नहीं मांगना पड़ेगा, आपको किसी से उसका चार्जर नहीं मांगना पड़ेगा, आपको किसी से आईपैड नहीं मांगना पड़ेगा। आपको आपका खुद का आईपैड मिल सकता है, लैपटॉप मिल सकता है आपके खुद के मेहनत से, विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग, जीरो मनी। डू यू थिंक दैट यू हैव द टैलेंट? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आपको बस एक फॉर्म फिल करना है और लेट द मैजिक हैपन। और खुद के टैलेंट से ऑल इंडिया रैंक लेके आ सकते हो। कोई पैसा नहीं देखना है, लेकिन गिफ्ट्स मिलेंगे आपको भरपूर। 100% स्कॉलरशिप मिलेगी वेदांतु के सभी कोर्सेज पर। सो इफ यू थिंक कि ये क्विज में तो मैं रैंक 1 क्या, रैंक टॉप 10 100 प्लस ले आऊं, है ना? अगर 1 से भी कोई ऊपर रैंक होती होगी तो वो भी ले आऊं। इफ यू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, तो जल्दी से जाके एक फॉर्म गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो फिल कर दो। कोई पैसा नहीं खर्च करना है, बस मैजिक जो है आपके घर पर खुद चल कर आएगा। ओके, चलो। लेकिन उसके लिए आपको खुद पर ट्रस्ट होना चाहिए। इफ यू डोंट हैव ट्रस्ट इन योर ओन सेल्फ, सो नोबडी इज गोइंग टू हेल्प यू आउट इन एनी मैटर। चलो बच्चा, क्लास को करते हैं स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज हम करने वाले हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका पार्ट 1 इज ऑलरेडी देयर, जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू किए थे, और आज हम करेंगे लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चंस। चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है। और चैप्टर में बोर्ड्स एग्जाम में 10 to 8 मार्क्स फिक्स हैं। फिक्स मतलब चिपक गए हैं। सैंपल पेपर में देखा एग्रीकल्चर का इंपॉर्टेंस। यस, यू मस्ट हैव हैड सीन दैट। ओके, और इसीलिए बच्चा एग्रीकल्चर चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देवियों और सज्जनों, देवियों और सज्जनों, जल्दी से आ जाओ स्क्रीन पर। एग्रीकल्चर चैप्टर का मैं आपको एक क्विक रिवीजन दे देती हूँ। एक माइंड मैप आपका बन जाएगा। हमसे बोला कि एग्रीकल्चर एक प्राइमरी एक्टिविटी होती है, हमने बोला हाँ हाँ हाँ, वो तो हम हमारे इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में पढ़ के आ चुके हैं। इतनी चीजें तो हमें समझ में आती हैं। आपको पता है इंडिया में ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ पीपल आर एक्चुअली एंगेज इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इतने ज्यादा लोग, हाँ जी। बिकॉज इंडिया प्राइमरली प्रीडोमिनेटली पहले से ही क्या रही है, पहले से ही एक एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी रही है। इसलिए हमारे यहाँ के लोगों ने ज्यादा फील्ड्स को एक्सप्लोर करा नहीं था, एंड दे वर लाइक हम तो इसी में खुश हैं। बट समय के साथ सब कुछ चेंज हो जाता है बच्चा, एंड समय के साथ हमारा काम करने का तरीका भी चेंज हुआ। जब हमने काम करने का तरीका शुरू किया था, तो पहले वो काम हम मजे मजे में सिर्फ खुद के लिए कर रहे थे। लेकिन हमें पता चला कि ओहो, इस काम को करने से तो पैसा भी कमाया जा सकता है। तो लोगों ने जो प्राइमरी टाइप से एग्रीकल्चर करते थे, जो नेचुरली होती थी, उसमें बहुत सारे अननेचुरल चीजों को ऐड करना शुरू कर दिया, एंड उसको नाम दिया इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सब्सिस्टेंस के लिए ही हो रही है, लेकिन थोड़ा लेबर ज्यादा लगेगा, थोड़ा प्रेशर ज्यादा होगा लैंड पर। लेकिन क्यों होगा बच्चा? बिकॉज पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी। थर्ड में आ जाती है कॉमर्शियल फार्मिंग। कॉमर्शियल फार्मिंग में सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लगेगा, जो नॉर्मली यहाँ पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है, वो देखने को मिलेगा। एंड उसमें काफी ज्यादा लेबर, उसमें काफी सारा केमिकल्स, पेस्टिसाइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें मैंने आपको क्लास में थोड़ी थोड़ी सी पढ़ा दी हैं। ये तीनों टाइप्स ऑफ फार्मिंग जो होती है, इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। फिर हमारी जो एनसीईआरटी का नेक्स्ट पोर्शन है, वो बढ़ जाता है क्रॉपिंग पैटर्न के तरफ। हमारे एनसीईआरटी से बोला क्रॉपिंग पैटर्न भी सुनते जाओ। apparently there are 3 type of cropping pattern that is happening in India: रबी सीजन, खरीफ सीजन एंड द जैद सीजन। रबी एंड खरीफ मेन क्रॉप्स होती हैं। जैद आता है एक छोटू सा मौसम, ऐसा मौसम जब हमें चारों तरफ कुकुम्बर दिखाई देने लगता है, चारों तरफ खरबूजे और तरबूजे दिखाने देने लग जाते हैं, वही मतलब ओ हो जैद सीजन की फसलें आ चुकी हैं मार्केट में। ओके, ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो हमने क्लास में करे थे। फिर हमारा चैप्टर हमें बोलता है कि इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। आपको पता है कि कुछ चीजें हम खाते हैं और कुछ चीज हम नहीं खाते। हाँ, वो तो हमें पता है, सब चीज थोड़ी ना खा जाता है, अब रिमोट थोड़ी ना खा जाएंगे ना। हमें बोलते हैं कि कुछ फूड क्रॉप्स होते हैं और कुछ नॉन फूड क्रॉप्स होते हैं बच्चा। ओके, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली दैट देयर आर सम फूड क्रॉप्स एंड देयर आर सम नॉन फूड क्रॉप्स। सही बात है। कुछ फूड क्रॉप्स है जो हम सीधा कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ क्रॉप जो हम खाते नहीं है।
तो उसका हमें डिफरेंशिएशन बताता है। कौन से किस सीजन में होता है ये बताते हैं। और फिर एग्रीकल्चर में इतना भाई लोग काम करते हैं तो उसका थोड़ा सही भी कर लो उसको। एग्रीकल्चर इतनी सारी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो उसको ठीक भी कर लो। देयर इज सम इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट, बस इसी में हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। इतनी कहानी हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर में गिवन है, जिसके ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हम आज के सेशन में शुरू करने वाले हैं। तो क्या बोलते हो आप लोग? लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द सेशन। एंड पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जब जैसे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, बस वो कीवर्ड इधर जो आपने फिट करे हुए थे वो आपको ताला खोल के निकालना। क्या क्या कीवर्ड रिलेटेड है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से, जल्दी से क्विकली बताओ। यस बच्चा, क्विकली टेल मी, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक हैं आपके सब्सिस्टेंस फार्मिंग के जो प्रिमिटिव वाले सेक्शन में हम लोगों को देखने को मिलते हैं? क्या लिखेंगे हम इसमें? क्या लिखेंगे इसमें हम लोग? ये देखो, पूरा पढ़ लो एंड देन आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। यू टेक अ पॉज, यू पॉज द वीडियो, यू नोट दीज डाउन, एंड ये एज इट इज आप एग्जाम में आपके 5 मार्क का क्वेश्चन आएगा, लिख के आ जाना। कोई मार्क्स नहीं काट सकता है। 7 पॉइंट्स मैंने दे दिए हैं। 7 मतलब इसलिए भी लिख सकते हो बिकॉज छोटे हैं डेफिनेटली, लेकिन अगर 3 मार्कर्स में आ गया तो 4 लिख देना इनमें से कोई भी, क्योंकि बच्चा जब आप इतना छोटा सेंटेंस लिखते हो तो वर्ड लिमिट भी पूरी नहीं हो पाती है। तो आप जब भी इतना छोटा आंसर लिखो तो 4 पॉइंट्स तो लिख दो, और इतना छोटा आंसर लिखने के लिए एटलीस्ट 6 और 7 पॉइंट्स। अगर 6 को मिस भी कर दोगे तो 6 तो लिख, मतलब 6 पॉइंट को मिस कर दोगे तो टोटल पे 6 भी लिख सकते हो, क्योंकि 6 पॉइंट बहुत ज्यादा ही छोटा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं अब आपको तो पता ही है कि मैम जो प्रिमिटिव तरीके से जो सब्सिस्टेंस के लिए हो रहा है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग फार्मर्स ग्रो करते हैं खुद के कंजम्पशन के लिए। फार्मर्स यहाँ पर अपनी खुद की पेट पूजा के लिए, है ना, खुद की क्या है, पेट पूजा के लिए काम करते हैं। खुद के लिए भाई वो बड़े जमीन पर क्यों करें? क्या भाई इतना कौन खाता है कि बहुत सारी जमीन पर उसको खेती करना रहेगा, है ना। एकदम हम लोग जो है एकदम आदि मानव तो है नहीं कि यार उतना सारा खाना ही, हमारा लिमिटेड डाइट है, एक टाइम पर उतने खा लेंगे क्योंकि पेट तो हमारा है ना, वरना खराब हो जाएगा, है ना। कच्चा खाना खा लेंगे, ज्यादा पका हुआ खाना खा लेंगे, पेट बोलेगा अरे भाई क्या कर रहा है, भाई क्या कर रहा है। फार्मर्स यहाँ पर यूज करते हैं ऐसे टूल्स बच्चा जो जो हाथ से बनाए जाते हैं, जो मार्केट में इजिली अवेलेबल हो सकते हैं, है ना। हो डो डिगिंग स्टिंग एक्सेट्रा completely depends upon monsoon and natural fertility of the soil, suitability of other environmental condition for the crops grown. फैमिली लेबर ही यूज होता है, लैंड प्रोडक्टिविटी काफी ज्यादा लो होती है बच्चा, इसको स्लैश एंड बोर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। इसको स्लैश एंड बोर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। कर लोगे आप लोग? क्या आपको कोई दिक्कत परेशानी से एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में करने में आई नहीं आई होगी? आई होप सो। चलो, तो ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। establish the difference between commercial farming and subsistence farming with the help of a suitable example। आप कैसे इनके दोनों के बीच में एक डिफरेंस स्टैब्लिश कर सकते हो? अगर मैं आपको बोलूँ ये है और ये है, दोनों के बीच में डिफरेंस बताओ। मैम हमें तो दोनों सेम ही लग रहे हैं। अरे सेम कैसे हो सकता है? जब नाम अलग है और कॉमर्शियल शब्द जहां पर भी आएगा उधर बात होती है पैसा। तो भाई पैसा किस चीज में है? पैसा है, ये देख लो किधर। कितना प्यारा क्वेश्चन है, और आप लोगों को बड़ा अच्छा नहीं लगेगा और बुरा भी नहीं लगेगा, और आप लोगों को बड़ी खुशी होगी कि ये टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आते हैं। हाँ सही सुना आप लोगों ने। ये हमारे वन ऑफ दोज PYQs है बच्चा, जो हम लोगों को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट PYQ है ये। ठीक है, अब चलो हम भी थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। हम कौन सा पीछे बैठेंगे, हमें भी तो अच्छे मार्क्स लेके आने हैं ना। चलो देखो, whenever we gonna talk about subsistence farming, तो ये तो मैम हमें अभी पढ़ा था, स्मॉल पैचेस पर होती है। कमर्शियल फार्मिंग की बात करें तो ये बड़ी बड़ी लैंड होल्डिंग्स पर किए जाता है, बिकॉज मैम इसमें क्या देखा जाता है? प्रॉफिट, पैसा ही पैसा होगा, प्रॉफिट देखा जाता है बच्चा इसमें। देन वी हैव प्रिमिटिव टेक्निक्स एंड टूल्स जिसमें यूज होते हैं। प्रिमिटिव टेक्निक्स मतलब प्राइमरी टेक्निक्स, they are not using tractors, they're not using tube wells, ना nothing, just simply whatever is available। ये दिखाई दे रहा है, अरे इसका इसका कुछ ना तिगड़म बिठा के यूज करना शुरू कर दो। मॉडर्न टेक्निक्स यहाँ पर यूज होती हैं, ट्यूबवेल्स यहाँ पर यूज होते हैं, हैंडपंप्स वगैरह यूज होते हैं, ट्रैक्टर्स यूज होते हैं बच्चा। वो सारी चीजें जो मॉडर्न दुनिया में आजकल, पता है आपको कितनी सुंदर सुंदर मशीन आ गई है। पहले सारी चीजें हाथ से काटनी पड़ती थी, फार्मर्स को इतना मेहनत करना पड़ता था। आज तो वो मशीन का टिंग 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 बटन दबाता है और पूरा खेत उसका क्लियर हो जाता है। इवन क्लीनिंग भी कर देती है मशीन।
तो मैनुअली चीजें जब होती थी तो थोड़ी दिक्कत होती थी, अभी ऑटोमेटिक है भाई, मजे ही मजे आ रहा है ना। चलो बहुत बढ़िया। प्रोडक्शन फॉर फैमिली कंजम्पशन, क्या ये आपको नहीं पता था? अरे ये तो आपको पता था। फैमिली कंजम्पशन की चीजें होती हैं प्रोडक्शन फॉर सेल इन द मार्केट। ओके, प्रोडक्शन किया जाता है बच्चा मार्केट में सेल करने के लिए। डिपेंडेंट अपॉन दी मानसून, यहाँ पर चीजें मानसून के ऊपर डिपेंड करती हैं। यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज जो हैं वो ऑब्वियसली अटेन करनी पड़ती हैं। फैमिली मेंबर्स ही लेबर प्रोवाइड कर देता है, लेकिन अदर लेबर बुलाना पड़ता है। अरे खुद बताओ, बासमती चावल का कंपनी खोलना है तुम्हें, है तो खुद ही थोड़ी ना पूरा बासमती राइस बना लोगे, खुद ही थोड़ी ना सारी चीजें कर लोगे, आपको थोड़ी हेल्प तो लगेगी। और हेल्प लगेगी तो क्या लगेगा, आपको थोड़ा एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा, पैसा लगेगा। कॉस्टली फर्टिलाइजर यूज नहीं होते सब्सिस्टेंस में, बट कमर्शियल जगहों पर हम लोगों को बच्चा केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल में एक्चुअली है भी नहीं, है ना, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। सर्टनली हम कुछ चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। चलो दैट वाज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, करिए जल्दी से। टेक अ पॉज एंड लेट मी नो हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं। यस एवरीवन, क्या क्या लिख सकते हैं हम इसमें? यस एवरीवन, व्हाट वी कैन राइट इन दिस प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब होती तो कॉमर्शियल टाइप का ही है, लेकिन क्या क्या लिख सकते हैं देखो। प्लांटेशन फार्मिंग, इफ यू टॉक अबाउट द प्लांटेशन इज अ टाइप ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग एक सिंगल क्रॉप बड़े लार्ज एरिया पर ग्रोन की जाती है, जिसमें हम कैपिटल इंटेंसिव चीजें यूज करते हैं, और ऑब्वियसली माइग्रेंट लेबर इसमें हेल्प करते हैं। बड़े जमीन पर, बहुत बड़े सा जमीन पर हम इसकी खेती करते हैं, जिसमें एग्जाम्पल्स आप डेफिनेटली टी, कॉफी, रबर एंड शुगर केन देख सकते हो। कैरेक्टरिस्टिक देख लो प्लांटेशन फार्मिंग का। प्लांटेशन फार्मिंग में लार्ज एरिया यूज होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स यूज होते हैं, माइग्रेंट लेबर काफी ज्यादा होता है, मेनली मार्केट के लिए होता है, ऑब्वियसली प्रॉफिट अर्न करने के लिए। इंटरफेस होता है एग्रीकल्चर और बाकी जो है इंडस्ट्रीज के बीच में, और इसके प्रोड्यूस बचा रॉ मटेरियल के लिए बाकी जो है इंडस्ट्रीज को भेजे भी जाता है। तो आपको क्या लगता है, रबर और शुगर केन हम कहाँ यूज कर रहे हैं? घर पे तो सब लोग यूज नहीं कर रहा है, बल्कि इनको हम इंडस्ट्रीज में भेजते हैं। फिर ये शुगर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूज होगी, चॉकलेट में, मिठाइयों में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, है थिंग्स लाइक दैट। चलो, व्हाट आर द मेन क्रॉपिंग सीजन्स, कर लोगे आप लोग? कौन कौन से मेन क्रॉपिंग सीजन है इंडिया में? क्या हमने ये नहीं करा है? करा है ये हमने, बहुत अच्छे से करा है हमने ये तो। वेरी वेरी गुड एवरीवन, कितने अच्छे से करा हमने। विच आर द मेन क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया? तीन ही है मेन, और इनके ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, एंड इनके कुछ एग्जांपल्स भी आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है। वो आपसे कभी भी पूछ सकता है कि रबी क्रॉप में कौन आता है, खरीफ क्रॉप में कौन आता है, और ज़ैद क्रॉप में कौन आता है। चलो अब इसको देख लेते हैं एक एक करके। इंडिया हैज अपेरेंटली 3 क्रॉपिंग सीजन्स, इंपॉर्टेंटली
एंड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रबी क्रॉप इज देयर, खरीफ क्रॉप इज देयर एंड ज़ैद क्रॉप इज देयर। ठीक है, ये 3 क्रॉप है हमारे पास। रबी क्रॉप की बात करें तो ये विंटर में बच्चा इनको सोन करते हैं हम लोग, लाइक इनको प्लांट करते हैं, और अक्टूबर से दिसंबर तक हम इनको करते हैं। हार्वेस्ट कर लेते हैं अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एक्सेट्रा मेन रबी क्रॉप्स हैं। ठीक है, ये कुछ हमारी मेन रबी क्रॉप्स हैं जो हम लोगों को कलेक्टिवली यहाँ पर देखने को मिलती हैं। खरीफ क्रॉप हम लोग जो है ऑनसेट ऑफ मानसून जून जुलाई और अराउंड सितंबर अक्टूबर में हम इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। राइस, मेज, ज्वार, बाजरा, तुर, मूंग, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एक्सेट्रा मेन खरीफ क्रॉप है। इन बिटवीन द रबी एंड द खरीफ सीजन दैट इज अ शॉर्ट सीजन बिटवीन समर मंथ्स जिसको हम ज़ैद सीजन कहते हैं, जिसमें हमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स देखने को मिल जाते हैं। दीज आर सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर। आप इतना कर लेना, आपको उसके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो दैट वाज अ बेसिक बेसिक चीजें सारी लिखी हुई है इसमें, एंड ये बच्चा इजीली आपको 5 मार्कर में देखने को मिलेगा। फर्स्ट से 3 में आपको मार्क्स मिलेंगे, दूसरे वाले से आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, एंड अपेरेंटली आप मेंशन भी कर रहे हो, इवन एग्जाम्पल्स भी मेंशन कर रहे हो, एंड दिस इज लाइक अ 5 आउट ऑफ 5 सिचुएशन। ये 5 आउट ऑफ 5 वाला पूरा प्रॉपर सिचुएशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। What are the growing condition required for the main staple food crop of India? Mention the main growing regions. Obviously main number #1 पूछा है आपसे। ओके हमसे पूछा क्या है बच्चा, हमसे पूछा है #1। कौन है हमारा #1? #2 भी बता दो और #3 भी बताओ। क्या ये मैंने आपको पूरा अच्छे से कराया है? यस, इन द वीडियोस आई हैव डन दिस। नंबर 1 पर आता है राइस, नंबर 2 पर आता है व्हीट, और नंबर 3 पर आता है मिलेट्स। ओके ये 3 जो हैं आप लोगों के क्रॉप्स यहाँ पर आते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें से हमें सबसे ज़्यादा दैट इज मेन स्टेपल फूड एंड दैट वुड ऑब्वियसली बी राइस। तो राइस के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। देखो, राइस इज द मोस्ट स्टेपल फूड ऑफ इंडिया। मेजोरिटी ऑफ द पीपल #1 पर इसको कंज्यूम करते हैं। सबसे ज़्यादा इंडिया में कंजम्पशन होता है राइस का। और इसके अलावा एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्लीज नोट डाउन कर लेना। चाइना इज दी एंड इंडिया प्रोडक्शन में वर्ल्ड वाइड सेकेंड नंबर पर आता है। तो चाइना इधर #1 है, हमारा क्यू टू पोटैटो इंडिया #2 है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेंबर, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देख लो ग्रोइंग कंडीशन, अब ऐसा तो नहीं कि हम जहाँ चाहे वहां पर हमारा, अरे आज मन कर रहा है हम अपने घर पे ही अपने राइस की खेती कर लेते हैं, वाह 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 बहुत मजा आएगा, ऐसे नहीं होता है। कुछ कंडीशंस होती है बच्चा, हमें किसी भी क्रॉप को कंडीशन करने के लिए। देखो राइस के लिए कंडीशन है कि उसको टेम्परेचर अच्छा खासा चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, अपेरेंटली अबाउट 25 चाहिए, लो टेम्परेचर में वो खराब हो जाएगी। रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा चाहिए, रेनफॉल भी चाहिए और उसके साथ ह्यूमिडिटी भी चाहिए, और रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से अबव, एंड 100 सेंटीमीटर से अबव बोले तो थोड़ा अच्छा खासा घुटने घुटने तक पानी। ह्यूमिडिटी होती है जहाँ पर रेनफॉल होती है, बिल्कुल फैक्ट है। एग्रीकल्चर सीजन ये खरीफ क्रॉप में आता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट जो आपसे पूछा भी था, मेन ग्रोइंग रीजन दैट इज वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये कुछ एरियाज है बच्चा, मेजर प्रोड्यूसिंग एरिया जो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे वेरी वेरी इजिली। ओके चलो, तो ये बच्चा हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे बहुत ही इजीली। चलो आगे बढ़ सकते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, एंड दैट इज हा नेक्स्ट क्वेश्चन वीट के बारे में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वीट के बारे में आ गया, पढ़ो एंड ट्राई टू डू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। What are the geographical conditions required for the cultivation of wheat?
एंड इसका थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दो। मैप वर्क में भी पूछ लेंगे, हम आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ, हमको तो लगता है कि हमें तो सब आता है, जैसे कि है ना, अरे हमें सब आता है, हमने वर्षा मैम के साथ पढ़ाई करी, वी नो एवरीथिंग। चलो बच्चा, देखो सबसे पहले तो वीट सेकंड मोस्ट स्टेपल फूड है, और ये इंडिया में हैशटैग नंबर सेकंड पर आता है, ठीक है, विच वी हैव डिस्कस। थर्ड पर मिलेट्स आता है। मिलेट्स क्या होता है, विच वी हैव डन, रागी ज्वार बाजरा, जो मैं खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वीट हमारा सेकंड मोस्ट स्टेपल फूड है, इसकी ग्रोइंग कंडीशन देख लो जरा। टेम्परेचर की बात करें तो उसको कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए रहता है, ब्राइट सनशाइन चाहिए रहती है एट द टाइम ऑफ जब ये पकने वाला होता है। रेनफॉल चाहिए रहती है 50 टू 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 टू 75 सेंटीमीटर रेनफॉल चाहिए रहती है। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है पूरा ग्रोइंग सीजन में। एग्रीकल्चर ऑब्वियसली सीजन, क्रॉपिंग पैटर्न रबी में आती है। अब अच्छा मेजर सीजन भी देख लो, सॉरी मेजर एरियाज भी देख लो, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। मैप वर्क में भी आ जाते हैं ये भाई साहब। सो ही और शी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैप वर्क एज वेल। सो आपसे पूछा जा सकता है ये मैप वर्क में भी। ओके चलो, नेक्स्ट है हमारे पास दो ऐसे स्टेट बचाओ, बताओ 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 जो पल्सेस ग्रो करती हैं। कौन है? दाल, दाल दाल दाल, कौन सी दाल? पल्सेस, कौन सी दाल? कौन सी की बात नहीं हो रही यहाँ पर। ओके जल्दी से बोलो फटाफट से। नेम टू important pulses producing state and that is none other than मध्य प्रदेश, राजस्थान। आपको दो ही लिखनी थी, बाकी महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका भी लिखोगे तो चलेगा। वाई कर्नाटका? बिकॉज कर्नाटका के लोग तो बहुत ज्यादा सांबर खाता है ना है ना, इडली सांबर डोसा चटनी चटनी। तो बच्चा यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन, और ये मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए। अच्छा, इंपॉर्टेंस कौन बताएगा मुझे पल्सेस क्रॉप का? पल्सेस क्रॉप का इंपॉर्टेंस, हैव वी नॉट डन दिस? यस वी हैव। ये लेगुमिनस क्रॉप होती है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। क्या काम होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ तो ऐसा हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में। हाँ पढ़ा तो था, लेकिन याद नहीं आ रहा। देखो चलो आओ पढ़ते हैं। आपकी इंपॉर्टेंस क्या है? मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है वेजिटेरियन डाइट में एज पर आवर चैप्टर। इनको ज्यादा मॉइस्चर नहीं चाहिए ड्राई कंडीशन में भी, मतलब इंसान को फायदा भी देती हैं, इंसान को हेल्थ भी अच्छा करती हैं, और पानी में ज्यादा नहीं चाहिए। अनलाइक वीट एंड राइस, राइस नुकसान भी देता है, लाइक अगर आप कार्ब्स एनर्जी देते हैं, लेकिन अगर आप ज्यादा कार्ब्स खाओगे तो मोटू हो जाओगे, और मोटू हो जाओगे तो फिर अच्छी बात थोड़ी होती है। तो कार्ब्स आपको बड़ा ज्यादा जो है फायदा नहीं देते हैं जितना फायदा दाल देती है। बट इंडिया में क्या होता है? इंडिया में इसका ऑपोजिट होता है। इंडिया में ऐसी चीजें जो हमें फायदा देती है उसके बारे में कोई बात नहीं करता। तो बच्चों पल्सेस का रिक्वायरमेंट बिल्कुल कम है, लेकिन वो आपके लिए बहुत अच्छी होती है। सेकंड पॉइंट भी पढ़ लिया वन, लेकिन सेकंड पॉइंट पढ़ने से पहले, बीइंग लेगुमिनस क्रॉप पल्सेस हेल्प रिस्टोर सॉइल फर्टिलिटी, बट एक दाल होती है जो ऐसा करने से मना कर देती है। और ये सॉइल फर्टिलिटी को क्या? बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। एक हमारे पास बैक्टीरिया होता है बच्चा, दैट बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में मिलती है, उसको डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करता है आपका प्लांट, उसके फॉर्म चेंज करके कंज्यूम करता है। एंड देन उसकी प्लांट्स के रूट से वो सॉइल में चला जाता है नाइट्रोजन, जो आपके सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करता है। मतलब दाल तो कितनी अच्छी चीज है, इंसानों को भी हेल्प कर रहा है, पानी भी बचा रहा है, मॉइस्चर भी नहीं चाहिए उसको, ड्राई कंडीशन में भी सर्वाइव कर जाएगा, और तो और मैम सॉइल का भी ध्यान रख रहा है। वाह कितनी बढ़िया चीज होती है दाल। तो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू विल बी ईटिंग दाल, तो यू थैंकफुली थैंक द दाल कि ब्रो यू आर सो नाइस, आप मेरा भी ख्याल रख रहे हो, आप हमारे एनवायरनमेंट का भी ख्याल रख रहे हो, आप कितने अच्छे हो, आपको तो मैं ज्यादा ज्यादा खाया करूंगा, सो दैट आपकी डिमांड बढ़े मार्केट में, और मेरी सॉइल की फर्टिलिटी भी रिस्टोर होती रहेगी। वाह, ये तो मजा आ जाएगा बहुत ज्यादा। चलो फटाफट से बोलो, फटाफट से। आपसे पूछा है कि जो पल्सेस होती हैं वो मोस्टली एक रोटेशन के साथ, किसी क्रॉप के साथ वो उसको हम ग्रो करते हैं। ऐसा क्यों नहीं है कि हम उसको अकेले ग्रो करते हैं? यस एवरीवन, कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन हम लोगों को? Why are the pulses are mostly grown in rotation with others? Because वो रिस्टोर करते हैं फर्टिलिटी को। तो जब जब हम एक एक गैप के बाद फिर दोबारा से सॉइल को लगा के
उसमें पल्सेस का कल्टीवेशन करेंगे तो फिर सॉइल फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, फिर हम उसमें कुछ और भी खेती कर सकते हैं, फिर दोबारा से फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर से हम, तो ये रोटेशन चलता रहेगा। ये रोटेशन की वजह से क्या होगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, इंसानों को खाना टाइम से मिलता रहेगा, देयर विल बी नो फेमाइन टाइप ऑफ कंडीशन। तो बच्चा पल्सेस आर मोस्टली ग्रोन इन रोटेशन विद अदर क्रॉप्स बिकॉज दे आर लेगुमिनस क्रॉप, जो कि रिस्टोर करती हैं सॉइल फर्टिलिटी को, नाइट्रोजन जो मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में, जो कि 78% मिलती है। 78% जो नाइट्रोजन मिलती है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारे इस पूरे पूरे के पूरे चैप्टर में। अच्छा, मोहन जो है वो उत्तर प्रदेश के एक गांव में खेती में रहता है, खेती करता है, मतलब खेत है उसके पास। ही विशेष टू कल्टीवेट इधर जूट और शुगरकेन। आपको क्या लगता है कि कंडीशंस को देखते हुए उसको क्या कल्टीवेट करना चाहिए, चलो बताओ। देखो, अगर उसको कल्टीवेट करना है शुगर केन तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में शुगर केन हो सकती है, जूट नहीं हो सकता है, बिकॉज जूट का कंडीशन उत्तर प्रदेश की कंडीशन से मैच ही नहीं करता है ना। चलो, शुगर केन बहुत अच्छा हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में जो उत्तर प्रदेश में रहता है, अराउंड 21-27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए रहता है, एनुअल रेनफॉल भी ठीक ठाक चाहिए रहती है, इरिगेशन रिक्वायर्ड रहता है लो रेनफॉल के साथ, एंड इट कुड बी ग्रोन ऑन अ वैरायटी ऑफ सॉइल्स, जिसको मैनुअल लेबर चाहिए और लगभग इसको 1 साल लग जाता है। वो ये सारी कंडीशन, ऑल ऑफ दीज कंडीशन आर अपेरेंटली वेरी 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 सिमिलरली एंड प्राइमरली अवेलेबल इन दी उत्तर प्रदेश रीजन। ओके, कैन वी मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऐसे 4 ऑयल सीड बचाओ जो इंडिया में होते हैं, और इंपॉर्टेंस क्या है ऑयल सीड की हमारे डे टू डे लाइफ में। तो ऐसे कुछ मेजर ऑयल सीड है, आपको 4 ही बताने थे लेकिन मैंने आपको ज्यादा बता दिए। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन एंड कैस्टर, ये ऑयल है, इनमें ये सीड्स होते हैं बच्चा, इनको प्रेस करके हम इनमें से ऑयल प्रोड्यूस करते हैं। इंपॉर्टेंस ये है कि ये हमारे कुकिंग मीडियम्स में यूज होते हैं, एडिबल होते हैं, और ये बहुत सारे जो हैं चीज़ों में, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स, दवाइयाँ, मिठाइयाँ, नहीं सॉरी नॉट मिठाइयाँ, मिठाइयाँ हाँ समटाइम्स, ओके। एंड देन बच्चा ऑब्वियसली यहाँ पर बहुत सारे सोप वगैरह में भी, ये डेली सोप नहीं, सोप जिससे आप नहाते हो है ना, एंड उसमें ऐड आता है ना, त्वचा को बनाए एकदम खिलखिला, मखमली, चिकनी चिकनी सी, एंड सॉफ्ट सॉफ्ट सी, सप्पल से स्किन हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें और भी बाकी इंडस्ट्रीज को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। लेट्स मूव अहेड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्राउंडनट। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट कौन है? आप वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, या मैं हूँ, या कौन है? इंपॉर्टेंस क्या है ग्राउंडनट की बच्चा, ग्राउंडनट की इंपॉर्टेंस देख लो। मोस्ट ऑफ द ऑयल सीड आर एडिबल, और ये तो इंपॉर्टेंस हमने थोड़ा पढ़ ही लिया। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुजरात, ये आपको अपेरेंटली ध्यान रखना है, दिस हैज ऑलरेडी बीन कमिंग इन योर एग्जाम्स, ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। नेम द बेवरेज क्रॉप दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिशर्स। वो पीने की चीज बच्चा, और वो किसी ने पेप्सी बोला तो बहुत मारूंगी, ओके। जो कि हमारे पास इंडिया में नहीं थी, ये इट्स नॉट इंडियन क्रॉप, ये बेवरेज क्रॉप है, एंड ये हमारे ब्रिटिशर्स ने हमारे पास लेके आए थे। और इसकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या है, और इसके 2 प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी बताओ। वो है चाय, ठीक है। तो कल्टीवेशन जो है वो चाय जो होती थी बच्चा, वो हमारे इंडिया की नहीं है, लेकिन आजकल इंडिया में चाय इतना ज़्यादा रेलिवेंट है कि इंडियंस रह ही नहीं पाता चाय के बिना, ओके, एंड आई एम वन ऑफ दोज इंडियंस। एनीवेज, जोग्राफिकल कंडीशन की बात करें तो ट्री ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में ग्रो करती है। डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, हमस में बहुत रिच होती है, ऑर्गेनिक मैटर में बहुत रिच होती है। इसके जो टी बुशेज होते हैं वो थोड़ा सा वार्म और मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट चाहते हैं, लाइक दे डोंट वांट वेरी गिलगिला सा है ना ऑल दोस मौसम। तो बच्चा इसको अगर इस पर थोड़ी सी भी ओस वगैरह गिर जाते हैं तो खराब हो जाता है, ओके। तो इसके मतलब जो पत्ते होते हैं, बेसिकली पत्तों से चाय बनती है, हाँ करेक्ट सुना तुम लोगों ने। फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ईयर इंश्योर कॉन्टिन्यूस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स, और यहाँ पर हल्की हल्की बारिश होती है तो कॉन्टिन्यूसली आपके जो बहुत ही नाजुक से लीव्स होते हैं, इनका जो है कल्टीवेशन किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो हैं इसके, असम एंड वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल और असम बहुत ज़्यादा बच्चा है, और हिल्स ऑफ दार्जिलिंग एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है। सो टी हमारी नहीं है, आपको पता है, पोटैटो भी हमारा नहीं है, आलू 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 भी हमारा नहीं है, आलू इज नॉट इंडियन। इतने सारे वेजिटेबल्स हैं जो इंडियन ही नहीं है। आलू की पराठे खाने वालों, आलू नहीं है इंडिया का, आलू वाज एक्चुअली बॉट टू इंडिया बाय पोर्टुगीज पीपल। पोर्टुगल से जो लोग आए थे वो अपने साथ आलू लेके आए थे, एंड वी वर लाइक भाई साहब क्या क्रेजी चीज है, इसका तो समोसा भी बनाया जा सकता है, इसका तो कचौड़ी भी बनाया जा सकता है, इसका तो आलू दो पराठा बनाया जा सकता है, आलू दो सैंडविच बनाया जा सकता है, कुछ भी बनाया जा सकता है इसका तो। आलू इज सच अ वर्सेटाइल क्या है वो, वेजिटेबल। फ्रूट तो नहीं कह रहे थे तुम लोग। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मिस्टर फलानी इज फ्रॉम तमिलनाडु एंड वो कल्टिवेट करना चाहता है वीट और टी। तमिलनाडु में वीट हो पाएगा क्या? अरे बारिश बहुत होती है, ओए बारिश बहुत होती है, वो भी विंटर रेनफॉल। विच ऑफ द क्रॉप्स आउट ऑफ द टू ही कैन कल्टिवेट इन हिज स्टेट? सब्सिस्टेंशिएट योर आंसर विद एनी टू रीजंस। सहारा देना पड़ेगा तुम्हें अपने आंसर को। क्या बोलोगे आप लोग इसमें? हम बोलेंगे, हम तो बोलते ही रहते हैं मैम। मिस्टर फलानी must cultivate tree in Tamil Nadu as the soil and climatic condition in Tamil Nadu is subtle and suitable from growing tea. Obviously बच्चा, वीट तो है ही नहीं तमिलनाडु में सुटेबल। वीट तो है ही नहीं, खराब हो जाएगा, बारिश रहेगी खराब हो जाएगा। उसको करारा करारा मौसम चाहिए, एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी चाहिए एकदम। ठीक है, देखो टी प्लांट जो है ग्रो करते हैं वेल ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में, जो कि डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन लेटराइट सॉइल से बनते हैं, हमस में रिच होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होता है। टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। मॉइस्ट फ्री मतलब दैट शुड नॉट बी देयर, ओके, वो जो मैंने आपको बताया था ओस। फ्रीक्वेंट शावर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जो भी उसके टेंडर लीव्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, सो इट नीड्स वेल ड्रेन्ड सॉइल। उसको ड्राई ड्राई सिचुएशन नहीं चाहिए। लेकिन वीट में अगर ड्राई ड्राई सिचुएशन रहेगी तो ठीक है, लेकिन गीला हो गया तो क्या हो जाएगा? अरे वीट खराब हो जाएगा। चलो, रबर का कल्टीवेशन जो है बताना है। एक्सप्लेन रबर कल्टीवेशन इन इंडिया अंडर द फॉलोइंग हेड्स। मतलब इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस है, रॉ मटेरियल में बहुत ज्यादा यूज होती है। जोग्राफिकल कंडीशन बताओ। जोग्राफिकल कंडीशन चाहिए कि एक इक्वेटोरियल क्रॉप है, इसको मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए। रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा चाहिए। क्रेजी राइट? इधर इधर तक का पानी चाहिए, आधा इधर तक पानी आ जाए, 200 सेंटीमीटर चाहिए, और टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्चुअली ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है। उसके बाद रबर के दो प्रोड्यूसिंग स्टेट बताओ। मतलब कि ये एक ऐसा क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन था और इसके ABCD ऑप्शन क्वेश्चन थे। तो अब फिर आपसे वो कलेक्टिवली पूछा है, तो 1 मार्क मिलेगा तो मजे से, 2 मार्क्स मिलेगा मजे से, और यहाँ से 3 आउट ऑफ 3 लेके चलते बनो। अब यहाँ से दो मेजर स्टेट हैं, केरला एंड तमिलनाडु एंड कर्नाटका, बिकॉज यहाँ पर ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बारिश होती है, बहुत ज्यादा बारिश होती है, लिटरली बहुत ज्यादा बारिश होती है। ओके चलो, अब आपको करना है ऐसे 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स जो इंडिया में होते हैं। आउट ऑफ दिस विच फाइबर इज नॉट ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द क्रॉप्स? राइट द नेम ऑफ इट्स प्रोडक्शन मेथड। चलो करते हैं। देखो 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं। कॉटन फाइबर मिलता है, जूट फाइबर मिलता है, हेम्प फाइबर मिलता है, लेकिन नेचुरल सिल्क जो है वो हमें क्रॉप से नहीं मिलता है, वो हमें किसी और चीज से बनता है। किससे बनता है? सिल्क वॉर्म से। सिल्क इज नॉट एक्चुअली ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम द क्रॉप्स, इट इज ऑब्टेन थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड एज सेरिकल्चर, जिसमें सिल्क वॉर्म अपने चारों तरफ एक कुकोन सा बना लेती हैं, और वो कुकोन को जब हम निकालते हैं सो वो हमारा सिल्क होता है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन ऑफ दी सिल्क फाइबर। है ना, ऐसे बच्चा हमारे पास ये सिल्क वॉर्म होते हैं, अपना आसपास अपने आप को कवर करने के लिए अपनी तरफ एक पूरा जाल टाइप का बना लेता है, फिर वो बड़ा काम का होता है, बड़े काम का होता है, बहुत महंगा बिकता है ये। है ना, डिस्कस द जोग्राफिकल कंडीशन जो हमें चाहिए गोल्डन फाइबर एंड कॉटन। मतलब कि दोनों अलग अलग चीज है। गोल्डन फाइबर किसको बोलते हैं? हैव वी डन दैट इन दिस चैप्टर? यस, उसको बोलते हैं जूट को। अरे याद आ गया ना बच्चा, जूट जो होती है वो हमारी क्या होती है? वो हमारी गोल्डन फाइबर होती है, एंड दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल। द जोग्राफिकल कंडीशन रिक्वायर्ड टू ग्रो जूट, जिसको हम क्या बोलते हैं? गोल्डन फाइबर। ये बहुत अच्छे से वेल ड्रेन्ड सॉइल में ग्रो कर जाती है, और उसको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। एंड जूट जहाँ पर होगी बच्चा वहाँ पर आपका ज़्यादा से ज़्यादा पानी चाहिए रहेगा, तो इसीलिए वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा जूट का प्रोडक्शन होता है, क्योंकि वहाँ पर कॉन्टिन्यूसली पानी है। हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है, जोग्राफिकल कंडीशन जो चाहिए रहती हैं कॉटन को ग्रो करने के लिए। अब ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन हमारा गलत मेंशन हो रखा है, इधर हमें कुछ होना है, इधर हमारे पास कुछ होना ही नहीं चाहिए था, विच शुड हैव बीन ए एंड देन है बी, बी का फिर यहाँ पर 1 एंड 2, इस तरीके से दिस शुड हैव बीन देयर। बट एनीवे बच्चा, जो हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन बहुत थोड़ा ड्राई पार्ट में ब्लैक सॉइल के ऊपर उगाया जाता है, इसको हाई टेम्परेचर चाहिए रहता है,
बहुत कम रेनफॉल चाहिए होती है, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए रहते हैं, ब्राइट सनशाइन एंड फॉर इट्स ग्रोथ। बिकॉज ऑब्वियसली कॉटन अगर आपने नहीं देखी है तो मैंने आपको क्लास में शो भी किया हुआ है कि व्हाट डज द कॉटन का जो प्लांटेशन होता है वो कैसा दिखता है। अगर उसके ऊपर गलती से भी ओस पड़ जाएगी तो वो कॉटन खराब हो जाएगी, दैट ड्राइनेस विल गो अवे एंड इट विल नॉट कम बैक, वो खराब हो जाएगी। सो इट डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ मॉइस्चर इन द एयर, बिल्कुल क्लियर आसमान, क्लियर उसको चाहिए। अगर मॉइस्चर आएगा तो कॉटन की जो है कंडीशन नहीं फुलफिल होगी और वो फेल हो जाएगा। कॉटन एक खरीफ क्रॉप है एंड ये 6 to 8 मंथ्स ले लेती है मेच्योर होने में, और ये इंडिया में एक ऐसी इंडस्ट्री है जो सेल्फ सफिशिएंट है। हम पूरा कॉटन प्रोडक्शन से लेके सब कुछ खुद ही करते हैं, कॉटन इंडस्ट्री हमारी सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही कॉटन थी जिसको देख के ब्रिटिशर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हुए थे और दे डिड सो मच डैमेज टू आवर इकोनॉमी। एनीवेज बच्चा 4 यूज बता दो गोल्डन फाइबर के, मतलब जूट के पूछे हैं 4 यूज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। गनी बैग्स, बोरे बोलते हैं इसको, मैट्स जो आपने देखे होंगे, रोप्स बनाने में, यान बनाने में एंड कार्पेट्स बनाने में। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत इको फ्रेंडली भी होती है। ओके, द मोस्ट इको फ्रेंडली क्रॉप, बिकॉज ये क्या होती है, ये बायोडिग्रेडेबल होती है क्योंकि ये प्लांट से बनती है। तो अगर हम इसको ऐसे ही कहीं छोड़ भी देते हैं, लाइक अनलाइक प्लास्टिक, तो ये अपने आप बायोडिग्रेड हो जाती है, आपकी सॉइल के साथ इवेंचुअली मिलकर पूरा सेटल डाउन हो जाते हैं और हमारे हार्मफुल क्रिएशन कुछ नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज, ये बहुत एक्सपेंसिव है एंड एक्सपेंसिव के वजह से, क्यों है ये एक्सपेंसिव, ये थोड़ी एक्सपेंसिव होती है बिकॉज इसमें लेबर बहुत ज़्यादा लगता है। आपने कभी नोटिस किया हो कि अगर आप किसी से हैंडमेड चीज़ें बनवाते हो तो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, अनलाइक आप कहीं किसी बाजार से कुछ चीज़ खरीद के ले आओ। आपने कभी किसी के लिए हैंडमेड नोट्स बनाया होगा, नोट्स नॉट नॉट एग्जैक्टली नोट्स, बट आपने कभी किसी के लिए कुछ ग्रीटिंग कार्ड या कुछ ऐसे कार्ड बनाया होगा तो आपको कितना हार्डवर्क लगता है उसमें, राइट। और वैसे ही वो आप 1 सेकंड में किसी मार्केट से भी खरीद के लेके आ सकते थे, राइट। सो दैट इज हाउ इट्स लेबर इंटेंसिव चीज़ें एक्चुअली में एक्सपेंसिव होती है। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। नेक्स्ट अप वी हैव, वाई डू वी नीड टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर। हमारा इंडिया जो टू थर्ड इंडिया जो है जो एग्रीकल्चर करता है, हमें उसमें टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्यों चाहिए, आपको क्या लगता है। क्योंकि प्रॉब्लम होंगी तभी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों ने रिफॉर्म्स नहीं करे तो हम लोगों को दिक्कत आ सकती है, हमारी कंपैटिबिलिटी में दिक्कत आ सकती है। सस्टेन यूज ऑफ लैंड विदाउट compatible techno-institutional challenges or changes have hindered the pace of agriculture development. In spite of the development of sources of irrigation, बहुत सारे फार्मर्स आज भी मॉनसून और नेचुरल फर्टिलिटी पर ही डिपेंड करते हैं। एग्रीकल्चर आज भी मोर देन 60% ऑफ पॉपुलेशन को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्विकली मूव ऑन करेंगे एंड चीज़ों को समझेंगे। एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजिकली या फिर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हमारे इंडिया में इंडियन एग्रीकल्चर में 1980s एंड 1990s में हुए थे। देखो, अरे सबसे पहले तो बच्चा जो टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स हमने किए थे वो ज़रूर आप देख लो स्क्रीन पर। ग्रीन रेवोल्यूशन एंड वाइट रेवोल्यूशन डेफिनेटली हमने पढ़ा है, ये रिलेटेड है मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। HYVCs हमने यूज करे, केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स हमने यूज करने शुरू करे। मेथड्स ऑफ इरिगेशन हमने यहाँ पर मॉडर्नाइज किया। लेटेस्ट एग्रीकल्चर इक्विपमेंट हमने इंट्रोड्यूस करे। स्पेशल वेदर बुलेटिन हमने चलाए, हो ना, रेडियो टेलीविजन पे। एंड बच्चा MSP भी हमने अनाउंस किया एंड बहुत सारे हमारे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स पर हमने फार्मर्स को सपोर्ट करा, सो दैट फार्मर इज मोटिवेटेड टू डू बेटर, सो दैट फार्मर्स की कंडीशन खराब नहीं हो। वो इतने सारे जो सुसाइड करते हैं वो सारे सिचुएशन हमारे पूरे चैप्टर में हम लोग उसको अवॉइड कर सकें, हमारे फार्मर्स को स्ट्रॉन्ग बना सके। ठीक है, तो दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। दिस वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टेक्निकल एंड बाकी सारे डेवलपमेंट। चलो, डिस्क्राइब द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द फार्मर्स इन इंडिया। वो कौन कौन से मेजर चैलेंजेस हैं जो इंडिया के फार्मर्स को फेस करने पड़ते हैं। देखो,
मेजर चैलेंजेस हैं कि उनको इंटरनेशनल कंपटीशन बहुत ज़्यादा मिलता है, बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है जितना कि बाहर से कंपनीज यहाँ पर आके इन्वेस्ट कर रही हैं। आपने लेस का चिप्स खाया होगा, आई होप सो। लेस के चिप्स का जो पोटैटो है, वो पोटैटो इंडियन फार्मर हमारे मार्केट में नहीं बेच सकता है। यस, यू हर्ड मी राइट। वो पर्टिकुलर पोटैटो का क्वालिटी इज ओनली मेंट फॉर लेस, ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो रखा है। एनी टाइम फार्मर्स विल डिनाई कि हमें आपको नहीं देना है, दे जस्ट कैन नॉट। अभी रिसेंटली केस भी चला था उसके ऊपर, ठीक है। तो इंडियन फार्मर्स आज भी बड़े बड़े इंटरनेशनल कंपटीशन देखते हैं। सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर हमारे यहाँ पर इतनी नहीं है जितना कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। हमारे इंडिया में फार्मर्स को सब्सिडीज नहीं मिलती हैं, उनको अपने जेब से पैसा खर्चना पड़ता है और फायदा नहीं है उसी में बेसिकली कुछ, ठीक है। तो वो जितना पैसा खर्च कर रहा है, मान लो कि उनका किसी चीज़ को कंप्लीट करने में, बनाने में 40,000 लग रहा है एंड दे आर ओनली अर्निंग 30,000, नोबडी वुड वांट टू डू दैट। कोई भी लॉस में तो नहीं जाना चाहेगा ना। तो एटलीस्ट किसी भी इंसान को अगर वो एफर्ट डाल रहा है 30,000 40,000, तो उसको रिटर्न तो चाहिए ना थोड़ा बहुत, कि अरे मैंने इतना इन्वेस्ट किया, इतनी मेहनत की, क्या उतना ही पैसा मिल जाए मुझे तो क्या फायदा, तो मैं तो काम करूँ ही नहीं, वो तो मुझे घर बैठे भी मिल रहा था, तो है ना। समझ रहे हो आप लोग। रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज इन एग्रीकल्चर हैज प्रूव डेट्रीमेंटल टू एग्रीकल्चर इन अ कंट्री। फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर बिकॉज उनको डाउनफॉल दिख रहा है एंड ऑब्वियसली अनसर्टेनिटी ऑफ मानसून। हमारे इंडिया में क्लाइमेट चेंज जो है वो फार्मर्स को हमेशा क्रॉस रोड्स पर लाके खड़ा कर देता है। एक ऐसे सिचुएशंस में हमें हमारे फार्मर्स दिखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं। ओके बच्चा, देन वी हैव व्हाई भूदान एंड ग्रामदान आर कॉल्ड ब्लडलेस रेवोल्यूशन। कोई बता सकता है हमें, ये जो हमारा भूदान था और ग्रामदान था, ये ब्लडलेस क्यों है? ये रेवोल्यूशन थे लेकिन इनमें कोई खून खराबा नहीं हुआ था, ठीक है। इनमें बच्चा हमारा कोई खून खराबा नहीं हुआ था, दैट वाज वन थिंग। लेकिन ऐसा क्यों है मैं बता देती हूँ आपको। देखो, it is called bloodless revolution because some zamindars and owners of many villages offer to distribute some villages along with the landless and the many landowners, जिन्होंने अपना कुछ हिस्सा पुअर फार्मर्स को दे दिया था। और इसके पीछे उनका एक डर भी था, वो था लैंड सीलिंग एक्ट, एक गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था कि जिसके पास इतनी ज़्यादा ज़मीन होगी और गांव में इतने सारे गरीब लोग होंगे तो देना पड़ेगा। बट फॉर द गुड बुक्स में आने के लिए बहुत बड़े बड़े जमींदार ने अपनी बहुत सारी ज़मीन को डोनेट भी कर दिया था। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हमारे पास, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द एरिया अंडर कल्टिवेशन डज नॉट हैव अ ब्राइट फ्यूचर, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन टू इंक्रीज द फूड सप्लाई। आपसे बोल रहे हैं कि जो एरिया हमारा ऑलरेडी अंडर कल्टिवेशन है उसको हम और ज्यादा एक्सपैंड तो नहीं कर सकते हैं, आपको क्या लगता है इसके बारे में? देखो, सिंपल सी बात है कि हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं क्योंकि जमीन तो उतनी ही है और लोग बढ़ते जा रहे हैं, और लोग बढ़ते जा रहे हैं लेकिन जमीन उतनी है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स तो देखने को मिलेंगी। सो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बाय द यूज ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर इनपुट सच एज HYVCs, इरिगेशन, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड। हमने एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत बेटर किया है, हमने ऑर्गेनिक चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने शुरू कर दी हैं, हम ज़्यादा बेटर इरिगेशन मेथड यूज़ करें जिससे हमारा कम पानी यूज़ हो, और हम बहुत सारे लैंड रिफॉर्म जैसे कि सीलिंग ऑन द लैंड होल्डिंग, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एक्सेट्रा लगाए थे। तो डेफिनेटली हम जो एरिया हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकता है उसको तो एक्सपैंड नहीं कर सकते, हम हिटलर थोड़ी हैं कि अपना लिविंग स्पेस एक्सपैंड कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये कि हम बहुत सारे मेथड यूज करके हमारे जो चीज़ें एग्जिस्टिंग उसको बेटर बना सकते हैं। देन बच्चा, हमारे पास हमारा क्लास हो गया है ओवर एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। ओके, आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियरली, और इससे बाहर बच्चा कुछ नहीं आएगा, ये 2 सेशन आप कर लो एंड यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सेशन टुडे। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आई होंगी, आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को समझा होगा एंड आपको इससे बाहर कुछ नहीं पढ़ना है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच एवरीवन, सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, बाय, टेक केयर।